आज हम मानव भूगोल की विचारधाराओं के बारे में बहुत ही सामान्य जानकारी आपको देंगे कि मानव भूगोल की कौन कौन सी विचारधाराएं हैं और इन विचारधाराओं के बारे में किस तरह से कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या अपने विचार प्रकट किए। अगर अपन देखें तो सबसे पहले पर्यावरण निश्चयवाद या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अगर अपन देखें तो इसे निश्चयवाद या पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास तथा पर्यावरण सर्वशक्तिमान माना जाता है। इस विचारधारा में कहा गया है कि मानव प्रकृति का पूर्णतः दास है तथा प्रकृति ही सबसे महत्वपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान मानी गई है। मानवीय क्रियाकलाप पूर्णतः प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा मानव की बजाय प्रकृति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें अगर अपन बात करें तो संसार में कहा गया है कि प्राकृतिक शक्तियों के सामने मनुष्य पूर्णतः असहाय, तुच्छ, महत्वहीन और निष्क्रिय माना जाता है कि जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके सामने मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रहता तथा प्रकृति ही सबसे महत्वपूर्ण तथा पूर्ण शक्तिमान मानी जाती है। उसने उदाहरण देके बताए कि अगर अपन जायरे पिग्मी के बारे में जाएं, कालाहारी में बुशमैन में जाएं, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में एस्किमो में जाएं, खिरगिज के जीवन के बारे में अगर कहें तो इनका जीवन पूर्णतः प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित होता है और जैसी प्रकृति होती है उसके अनुरूप ही उनको चलना पड़ता है। इस प्रकार अगर अपन देखें तो इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति सर्वशक्तिमान तथा सबसे शक्तिशाली मानी गई है तथा मनुष्य उनके प्रकृति के सामने असहाय माना गया। इस तरह से अगर अपन बात करें तो इस विचारधारा के अंदर हिप्पोक्रेटस, मॉन्टेस्क्यू, स्ट्रेबो, इमानुएल कांट, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, चार्ल्स डार्विन तथा हाइकल, रेडजेल, डेमोलिन, ये सारे जितने भी विद्वान हुए हैं वो सभी इसी विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं तथा उन्होंने इसी विचारधारा का समर्थन किया। और उन्होंने बताया, कुमारी सेम्पू ने तो बताया कि मनुष्य को सारी चीज़ें प्रकृति के द्वारा ही सीखनी पड़ती हैं और प्रकृति ही उसका पालन पोषण करती है, प्रकृति ही उसको सब कुछ सिखाती है। इसलिए उन्होंने बताया कि इस विचारधारा के अनुसार मानव पूर्णतः असहाय और प्रकृति ही सर्वशक्तिमान होती है। प्रकृति के सामने मानव किसी तरह का कोई कार्य नहीं कर सकता तथा प्रकृति इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है और मानव को एकदम निष्क्रिय तथा असहाय माना गया। दूसरी अगर अपन विचारधारा की बात करें तो दूसरी विचारधारा के अंतर्गत आती है संभववादी विचारधारा। दूसरी विचारधारा संभववादी विचारधारा है जिसके अंतर्गत यह एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार मानव पर्यावरण की कठपुतली उसका दास नहीं है। कि दूसरी विचारधारा में ऐसा माना गया है कि मानव पूर्णतः प्रकृति का दास या उसकी कठपुतली नहीं माना जाता, क्योंकि वो भी अपने विवेक से, यद्यपि वह प्रकृति के से प्रभावित होता है तथापि वह अपने बुद्धि, बल तथा कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। इस विचारधारा के लोगों ने बताया कि मनुष्य अपने बुद्धि से और अपने कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित भी करता है और पर्यावरण से प्रभावित भी होता है तथा समय बीतने के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की भी कोशिश की है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति पर ज़्यादा हावी होने की कोशिश की गई है। मनुष्य ने अपने कार्यकुशलता के बल पर आदि जीवन छोड़कर आधुनिक जीवन में प्रवेश इसी संभाववादी विचारधारा के अनुसार माना गया।
इसमें बताया गया है कि मनुष्य एक भौगोलिक अभिकर्ता है और न्यूनतम नहीं है। उसके अनुसार मनुष्य भौगोलिक और न्यूनतम वह परिवर्तनशील अभिव्यक्ति के साथ प्राकृतिक विज्ञान की छानबीन में अपना योगदान देता है। इस विचारधारा में अगर बात करें तो इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों में विलाल डिला ब्लास, जीन ब्रुन्स, ईसा बोमेन, सबसे ज़्यादा ब्लास, ब्रुन्स और बोमेन इसके सबसे तगड़े समर्थक माने जाते हैं। और इसके अनुसार प्रकृति के साथ साथ मनुष्य भी अपने शक्ति के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा इस प्रकृति में बहुत कुछ बदलाव करता है और प्रकृति के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। उसने पी हैगिट ने बताया कि निश्चयवाद के विपरीत संभववाद भौगोलिक स्थिति के होते हुए भी मनुष्य को व्यवहार के वैकल्पिक प्रारूप का चयन करने की स्वतंत्रता पर बल देता है। उसने कहा कि मनुष्य अपने विवेक से भी कई तरह की संभावनाएं या कई तरह के स्वतंत्र व्यवहार कर सकता है। इस प्रकार अगर अपन बात करें तो इस विचारधारा के अनुसार कि प्रकृति की बजाय मनुष्य को ज़्यादा महत्व दिया गया है तथा मानव प्रकृति की तुलना में मानव ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि मानव अपने बुद्धि से, अपने विचारों से या अपने अन्य बल ताकत से प्रकृति को बहुत कुछ परिवर्तित करता है तथा खुद भी प्रकृति के अनुसार उसको चेंज करने की कोशिश करता है। इस प्रकार अपन देखें तो दूसरी विचारधारा जिसे पॉसिबिलिज्म के नाम से जाना जाता है या संभववादी विचारधारा में मानव को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है तथा प्रकृति को कम महत्व दिया गया है। तीसरी विचारधारा की बात करें अपन तो तीसरी नव निश्चयवादी विचारधारा का नाम दिया गया है, जिसको नियो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार अगर अपन बात करें तो यह पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा मानी जाती है। यह दोनों के बीच की विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इसके सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा का प्रस्तुत की, जिसने उसने बताया कि संभावनावाद के बाद तथा मनुष्य किसी भी देश के विकास की गति को तेज कर सकता है तथा धीमा कर सकता है या उसे अवरुद्ध कर सकता है, परंतु वह अपने बुद्धिमान है तो प्रकृति द्वारा दी गई कोई भी कार्य दिशा को दूर से नहीं जाना चाहिए। वह किसी बड़े नगर के यातायात के नियंत्रक की तरह माना जाता है। उसने बताया कि प्रकृति न तो मनुष्य प्रकृति का दास है और न मनुष्य प्रकृति पर पूर्णतः हावी हो सकता है। प्रकृति और मनुष्य दोनों की सहमति से ही ये कार्य कर सकता है तथा दोनों, उसने उदाहरण देके बताया कि एक चौराहे पे है तो आपको पहले देखना है कि आपको कहाँ जाना है, पहले रुकता है, रुकने के बाद सोचता है और सोचने के बाद में वो तय करता है कि मेरे को कौन से रास्ते पे जाना है। उसी तरह से प्रकृति को भी बताया गया है कि आदमी को पहले सोचना चाहिए कि मेरे को किस तरह से कार्य करना है और कौन सा कार्य किस तरह से करने में ज़्यादा फायदा होगा। इसके अनुसार ये विचारधारा ये बताती है कि मनुष्य और प्रकृति दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों में सामंजस्य रखना जरूरी है। उन्होंने इस संकल्पना के अनुसार प्रकृति मनुष्य को उनकी बुद्धिमत्ता के अनुसार संभावनाओं का उपयोग करने का अवसर देती है कि जितने भी आदमी की में बुद्धि है तो उन बुद्धि के द्वारा कई तरह की संभावनाओं की अवसर मिलता है। यदि मानव चतुर है तो वह प्रकृति के कार्यक्रमों का अनुसरण करता है, परंतु वह मूर्खतापूर्ण व्यवहार भी कर सकता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि पर्यावरण द्वारा निर्धारित सीमा में मानव सर्वोत्तम संभावनाओं को चुन सकता है। कई तरह की संभावनाएं होती हैं, तो मानव अगर बुद्धिमान है तो वो सर्वोत्तम संभावनाओं को चुनने में ज़्यादा महत्व देता है।
टेलर इसे चतुर और मूर्ख के बीच के चयन की अनुमति देता है। विवेक और मूर्खता मानवीय अवधारणाएं हैं जिनके संबंध में प्राकृतिक पर्यावरण कुछ नहीं जानता। प्रकृति में केवल संभव और असंभव होता है। इस आधार पर अपन ये बात करें तो यह टेलर के अनुसार किसी भी पर्यावरण द्वारा किए जाने वाले अवसर समान नहीं होते। कुछ मानव कम प्रयास से करते हैं और कुछ ज़्यादा। इस प्रकार अपन देखें तो इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति और मानव दोनों एक दूसरे के सामंजस्य के द्वारा ही अपन किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं या समन्वय स्थापित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।